इस चैलेंज में आप लोग के लिए क्या किया गया है कि 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। इन 20 में से आपको मिनिमम 15 प्रश्न का आंसर आपको आना चाहिए। अगर आप 15 प्रश्न में अगर आंसर 15 प्रश्न तक का आंसर दे देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका तैयारी बहुत ही बेस्ट है। अगर आप 15 प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना, उससे कम आ रहा है, तो और आपको और अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। या अगर आपका 20 में 20 आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका तैयारी बहुत बेस्ट लेवल का हो गया है। तो चलिए डियर, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और ईमानदारी से इस क्लास को पूरी तरह से करेंगे और क्लास के एंड में बताएंगे कि सर मैंने इतना क्वेश्चन को सॉल्व किया है, एकदम ईमानदारी से बताएंगे। तो डियर 20 में से आप लोग खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे वो आज पता चलने वाला है। आप लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्लास है। तो डियर जो देख पा रहे हैं आप लोग का ज्योग्राफी का लेकर के आए हैं। चलिए तो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में बिल्कुल रेडी हो जाइए। चलिए ओके, हाँ तो देख पा रहे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या था। देखिए आप लोगों को पता है कि 2011 के अनुसार 1126 व्यक्ति 1006 या 906 या 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार की जनसंख्या घनत्व है। अगर बात करें भारत का, अगर जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कौन सा? 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत है ना दूसरा स्थान पे है और पहला स्थान पे कौन है? जनसंख्या घनत्व के मामले में बांग्लादेश जो है पहला स्थान पे है। और अगर वही बात करें अपना भारत में सबसे पहला नंबर पे सबसे अधिक घनत्व वाला जो राज्य है वो अपना बिहार है। और अपना बिहार का कितना है भाई? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या निवास करता है 1 किलोमीटर में। आप समझ सकते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति अपना भारत में रहता है ना। अगर यही पूछा जाता सबसे कम कहां रहता है तो अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल याद रहेगा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसके पास है? तो अपना बिहार के पास है। नंबर 1 में आता है बिहार, ठीक है। और सबसे कम जो आता है अरुणाचल प्रदेश का आता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी बच्चों? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट लगाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग जनगणना की बात करेंगे तो सबसे पहले भारत में सबसे पहले जनगणना जो हुआ था, पहली बार जो जनगणना हुआ था वो 1872 में हुआ था। और यह आपसे क्या पूछा गया? पूर्ण जनसंख्या जनगणना पूछा गया है, जिसको हम लोग 10 वर्षीय जनगणना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? याद होनी चाहिए, 10 वर्षीय जनगणना कहा जाता है, यह आप लोग को याद होनी चाहिए। और 10 वर्षीय जनगणना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1881 में जो है 10 वर्षीय जनगणना हुआ था। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। और पता है आपको पूर्ण रूप से जनगणना कहा जाता है या आपका 10 वर्षीय जनगणना इसी को कहा जाता है। और पहली बार जनगणना जो हुआ था 1872 को हुआ था, ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए दो बच्चों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, इसमें भी आप लोग MVVI लगा दीजिएगा। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देख पा रहे सवाल पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगापोलिस जो है किसको कहते हैं? मुंबई को, दिल्ली को, कोलकाता या चेन्नई? तो हम सब जानते हैं कि सबसे अधिक जो है मेगापोलिस अगर बात करेंगे तो मुंबई का है। बिल्कुल ये आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो सर्वाधिक जो है इसमें से मेगापोलिस कौन सा है आपका? तो सबसे ज्यादा जो है मुंबई का है, ये आपको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके समक्ष में आपके स्क्रीन पे है। सवाल क्या पूछा जा रहा है? देखिए ये भी आपका लगातार ये आपके पेपर में आ रहा है। धारावी मलिन बस्ती के बारे में बताइए, ये कहां पे स्थित है? कोलकाता में स्थित है, मुंबई में स्थित है, दिल्ली में, या इनमें से कोई नहीं? देखिए 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त हो रहा है। अगर आपने मुंबई इसका आंसर लगाया बच्चों तो बिल्कुल सही है। देखिए आपको पता है धारावी मलिन बस्ती कहां पे है? एशिया का सबसे टॉप में आने वाला जो है ना, धारावी जो है क्या है? सबसे मलिन बस्ती है और ये मुंबई में पाया जाता है, ये आपको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? देखिए संभववाद के जो विचारक जो थे तो संभववाद के कौन थे भाई? विडाल डी ब्लास थे, ब्लास था, है ना। आप वही बात करेंगे अगर हम तो किसके जो महत्वपूर्ण घटक माना गया है तो संभववाद में जो क्या माना गया भाई? किसको प्राथमिकता दिया गया है? मानवीय घटक को इसमें प्राथमिकता दिया गया है, जो कि आपको याद रखना, मानवीय घटक को इसमें प्राथमिकता दिया गया है। जबकि निश्चयवाद में किसको? प्रकृति को जो है प्राथमिकता दिया गया है। तो इसका सही जवाब आप लोग का ऑप्शन आप लोग का ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि प्रकृति हम लोग को क्या देता? अवसर देता है और उसको हम लोग क्या करते हैं भाई? उसको बदल करके अपना उपयोगी के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। यही इसी को क्या कहा जाता है? संभववाद कहा जाता है। संभववाद मतलब हम लोग क्या प्रकृति के सामना कर सकते हैं, प्रकृति का, है ना, उसको बदल करके अपना उपयोग में ला सकते हैं, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है सम्मिलित नहीं है? देख पा रहे हैं आप? देखिए नहीं है, यानी आपको नेगेटिव ढूंढना है, नेगेटिव आपको यहां खोजना है। तो देखिए नेगेटिव यहां आपको क्या? जनसंख्या घनत्व के
अंतर्गत नहीं आता है, जैसे कि पश्चिमी यूरोप ये जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आता है। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया ये भी आपका किसमें आता है, ये आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, दक्षिणी है ना पूर्वी एशिया ये भी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व के मामले में आएंगे। उसके बाद उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका ये भी आता है, लेकिन दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका ये नहीं आता, इसलिए इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन आपका सी बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या आपने ऑप्शन सी इसका आंसर लगाया था, तो बिल्कुल सही आंसर दिए आपने। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है। बच्चों देख पा रहे हैं एकल कृषि किसको कहते हैं, जो एक साल में एक ही फसल लगाया जाता है उसको एकल कृषि कहते हैं, जिससे है ना 2 से 3 साल तक या 1 से 2 साल तक उसमें जो है फसल जो उसका उपयोग किया जाता है या काटा जाता है। ये देखिएगा एकल कृषि की बात करेंगे, जैसे कि डेयरी कृषि ये एकल कृषि होता है, एक ही कृषि होता है उसमें। रोपण कृषि भी एक ही तरह का कृषि होता है, इसमें भी व्यापारिक अनाज कृषि ये भी एकल कृषि होता है। लेकिन ये मिश्रित कृषि जो साल भर में कई तरह के जो इसमें फसलें की जाती है इसको मिश्रित कृषि कहेंगे। इसका सही आंसर आप लोगों का ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रोपण फसल नहीं है। बच्चों मैंने कहा था ना रोपण फसल है ना, जो मतलब एक ही फसल को लगाया जाता है, जो 2 से 3 साल तक उस फसल से जो है फसल ली जाती है, तो उसको हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। इसमें आपका कॉफी आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा, रबर आ जाएगा, लेकिन गेहूं आपका जो है नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन आपका 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बच्चों फास्ट आंसर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। देखिए विस्तृत व्यापारिक जो अनाज कृषि कहां पे नहीं किया जाती है, देखिए पैरेडी क्षेत्र में किया जाता है, ये भी घास का मैदान है। स्टेपी क्षेत्र में किया जाता है, ये भी एक घास का मैदान है। पंपास में अमेजन क्षेत्र ये भी जो है किया जाता है, लेकिन ये अमेजन बेसिन में नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका आंसर आप लोग का अमेजन बेसिन। बच्चों अगर आपने ऑप्शन डी इसका आंसर लगाया तो बिल्कुल इसका सही आंसर है 100%। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत जबरदस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, जो कि आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में है। देखिए भाई इसमें आप लोग MVVI लगा दीजिए। सवाल पूछा क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या जो था वो कितना था। इससे पहले मैंने पूछा था जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व आप लोग क्या लगाए, सबसे ज्यादा भारत में जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अपना बिहार है। आप यहां देखकर बात करें अगर यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या कहां है, उत्तर प्रदेश का है। सबसे अधिक जनसंख्या किस है ना, सबसे अधिक जनसंख्या अगर पूछा जाए तो किसके पास है, उत्तर प्रदेश का। और जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन आता है, तो बिहार 1 नंबर पे आता है। अब वही बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना था, तो 10.41 करोड़ था। ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग का ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है तो यानी कि ये तीसरा स्थान पे आता है, पहला स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान पे मुंबई, तीसरा स्थान पे अपना बिहार। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देख पा रहे बच्चों, क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में राज्यों में से जो है किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। बच्चों अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पहला नंबर पे कौन आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, पश्चिम बंगाल आता है, महाराष्ट्र आता है। तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। अगर पूछा जाए जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन आता है, तो बिहार आता है। तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। दूसरा नंबर में कौन आता है सर्वाधिक जनसंख्या में, तो दूसरा नंबर पे मुंबई आता है। तीसरा नंबर पे कौन आता है भाई, तो बिहार आता है तीसरा नंबर पे। चौथा नंबर पे कौन आता है, तो चौथा नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल आता है। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त है बच्चों, एक एक पॉइंट को आपको नोट करना है। क्लियर, चलिए बहुत मजा आएगा। चलिए भाई अब देखेंगे हॉर्टिकल्चर संबंधित है। भाई देखिए हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है, हम सब जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर जो आपका होता है वो फल फूल एवं सब्जी सबसे होता है। तो इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन डी, यानी इसका अगर आपने ऑप्शन डी लगाए हैं तो बिल्कुल बच्चों आपका आंसर 100% सही आंसर है। अब देखिए शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है भाई, देखिए शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कारण क्या है भाई, तो मृदा अपरदन जो होता है वो क्यों होता है, यानी शुष्क क्षेत्रों में। देखिए ये आप लोगों का क्या होता है, अनावलिक अपरदन होता है, सिल्ट जमा होता है, वायु अपरदन होता है, यानी शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का है ना। ये बताइए आप लोग फास्ट लगाइएगा भाई, ये क्या होता होगा, ये वायु अपरदन होगा या सिल्ट जमा होगा या अनावलिक का अपरदन होगा। चलिए इनके बारे में आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को कल के क्लास में कराया था। देखिए कितने बच्चे आप लोग, ये देखा जाएगा कौन बच्चे इसका आंसर सही लगा पा रहे हैं, उसका मैं पिनअप करूंगा ठीक है कमेंट में, और बताएंगे फिर अगले क्लास में आप लोग को कि कौन बच्चा इसका सही आंसर दिया था। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ा गया, देखते कितने बच्चे आप लोग आंसर दे पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन जो आपके समक्ष में आ गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहां पे अवस्थित है। देखिए तारापुर सबसे पहले आपको मालूम ये भी होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले जो है नाभिकीय ऊर्जा जो स्थापित किया गया था वो तारापुर में किया गया था। सबसे पहले कहां, सबसे पहले किया था, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले स्थापित कहां किया गया था, तो भाई तारापुर में। अब तारापुर है कहां पर अवस्थित, तो याद
याद रखना महाराष्ट्र में है, ये बिल्कुल आप लोगों का आंसर 20 का सही जवाब होगा। अगर आपने ऑप्शन 20 का आंसर लगाया तो बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन है, तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया था नरोड़ा। नरोड़ा नाभिक की ऊर्जा कहां पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में है, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे आई होप। चलिए समझ में आ गया, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है। देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप हम लोग किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में समझना चाहिए। भाई क्रियाकलाप को कितने वर्गों में बांटा गया है बच्चों, याद रखना क्रियाकलाप को 5 वर्गों में बांटा गया है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, 5 वर्गों में बांटा गया है। अब 5 वर्गों में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ है। प्राथमिक क्रियाकलाप जो सीधे सीधे हम लोग प्रकृति के चीजों को इस्तेमाल करते वो प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएगा। प्राथमिक क्रियाकलाप में आपका क्या क्या आ जाएगा, तो भाई प्राथमिक क्रियाकलाप में आपका जो है खेती करना आ जाएगा, एकदम बिल्कुल सही बात है सर, ये तो बताए थे आप, यानी खेती करना नहीं मतलब कृषि आ जाएगा। पशुपालन आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, मछली पकड़ना आ जाएगा, है ना, ये भी बताया था मछली पकड़ना आ जाएगा, मछली पकड़ना आ जाएगा। उसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको खनन करना आ जाएगा, है ना, खनन करना वगैरह सारा इसमें जो आएगा, लकड़ी काटना वगैरह सारा आपका, जैसे कि खेती करना ये आपका प्राथमिक क्रियाकलाप में आएगा। तो ये आप लोग आंसर क्या होगा भाई, ए राइट आंसर हो जाएंगे। व्यापार जो आपका तृतीय में आ जाएगा, बुनाई आपका द्वितीय में, जूट उद्योग भी आपका द्वितीय में आ जाएगा। ये आप लोग जो है क्रियाकलाप है जो कि अलग अलग है ना सेक्टर में बांटा गया है। चलिए अब देखिए सुएज नहर की बात हो रही बच्चों, जल्दी से बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई सुएज नहर के बारे में कितने बच्चों को सही सही बताया आप लोगों को। चलिए सुएज नहर की बात करें तो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, या प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से। बिल्कुल बच्चों आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं कि सुएज नहर को जोड़ता है वो लाल सागर से भूमध्य महासागर को, यानी ऑप्शन आप लोग का डी इसका आंसर सही है। ठीक है, क्या आपने ऑप्शन डी आंसर लगाया था बच्चों, तो बिल्कुल सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, भाई देख पा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे अवस्थित है, ये देख पा रहा है। MVVI प्रश्न है भाई, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर लगाइएगा। देखिए सबको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र देंगे, बिल्कुल महाराष्ट्र आपका गलत आंसर होगा। इसका आंसर वेस्ट बंगाल कोलकाता में स्थित है, ये आप लोगों को नोट करना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई, 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों देख पा रहे हैं, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। देखिए प्रतिरूप को पहचानने के लिए मैंने कई तरीका आपको बताया था। देखिए भाई 3 चीज पूछा जाता है, खास करके आपसे 3 चीज पूछा जाएगा। एक यहां आपको याद रखना तीनों चीजों। देखिए इसका तो आंसर आप लोग क्या लगा रहे हैं सर, रेखीय, बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। लेकिन सिर्फ रेखीय, सिर्फ नदी ही नहीं, यहां आपको पूछ सकता है कि सड़क के बारे में पूछेगा, सड़क के किनारे बसा प्रतिरूप किसम के अंतर्गत आएगा, वो रेखीय के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नहर के किनारे बसा गांव किस प्रतिरूप के अंतर्गत आएगा, तो ये भी आपका किसके अंतर्गत आएगा, रेखीय के अंतर्गत। ये भी इसका किसका अंतर्गत आएंगे, रेखीय के अंतर्गत आएंगे। ये भी आपका नदी के बारे में पूछेगा तो रेखीय के अंतर्गत आएंगे। तो इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का डी होगा। अगर वृत्ताकार पूछेंगे तो भाई याद रखिएगा तालाब, है ना, तालाब या झीलों के किनारे बसा प्रतिरूप को, झीलों के किनारे बसा प्रतिरूप को ही जो है क्या कहेंगे भाई, वृत्ताकार, या इसी को नाभिकीय भी कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों देख पा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र। भाई देखिए हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जूट उत्पादक क्षेत्र जो है खास करके गंगा के डेल्टा वाला क्षेत्र जो आता है वो सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र आता है। और पता है जूट उत्पादन में सबसे पहला नंबर पे, पहला स्थान पे कौन सा देश आता है, तो बांग्लादेश आता है। ये तो पता ही होगा क्योंकि उधर से ही होता है, बांग्लादेश आता है। और पता है उसके बाद अगर बात करें अपना भारत में सबसे ज्यादा जो अगर उत्पादन करता है अपना भारत में, अगर भारत की बात करें भाई तो अपना भारत में कौन सा राज्य में सबसे अधिक, तो पश्चिम बंगाल। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल, ये एकदम बिल्कुल नोट करना है। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहे हैं कि जूट उत्पादक क्षेत्र जो आएगा वो आपका गंगा डेल्टा वाला क्षेत्र आता है। ये बिल्कुल इसका जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही है, एकदम परफेक्ट वाला आंसर आप लोगों का। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल क्या आपने ऑप्शन ए लगाया था तो बिल्कुल सही है बच्चों आप लोगों का आंसर। ओके, चलिए बहुत जबरदस्त, आगे देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन देख पा रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन, इस चैलेंजिंग का अंतिम क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से आप लोग को लगाना है, जल्दी बताइएगा। देखिए भाई इसमें भी आप लोग MVVI लगा दीजिए, एकदम जबरदस्त लेवल का सभी बच्चों को दे रहा है। बाबा बुदन पहाड़ी जो है वो कहां है, कर्नाटका में, गोवा में, झारखंड में, उड़ीसा में। तो हम सब जानते हैं कि बाबा बुदन पहाड़ी की बात करें तो बच्चों इसका आंसर आप लोग का कर्नाटका, यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों आप लोग ने इन 20 क्वेश्चन को बहुत जबरदस्त लेवल पे सॉल्व किया है और बहुत खुशी हो रही कि आप लोग जो है इन 20 क्वेश्चन को अच्छे से किए हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा बच्चों कि 20 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। और साथ साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ भी आप लोगों को शेयर करना है, प्लीज शेयर करेंगे। देखिए मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपको इतना तो मेरे लिए करना है। ठीक है।